जॉनी युवा मास्टर से कहता है कि उन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है। नायक बस अपना खंजर उठाता है। अंगरक्षक लड़के पर गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि हत्यारा उन सभी को विक्षेपित करने में कामयाब हो जाता है। अपने ब्लेड का उपयोग करके प्रक्षेपी के मार्ग को पुनर्निर्देशित करता है, जिससे उनके बीच की दूरी जल्दी से कम हो जाती है। हालांकि एक अन्य गार्ड लड़के पर जोरदार प्रहार करता है। हालांकि उसे पता था कि और भी हमले होंगे, लेकिन वह हमले की भविष्यवाणी नहीं कर सका। दूसरे के विपरीत वह व्यक्ति खुद को जूनो पार्क के रूप में पेश करता है। कोने में फंसने से बचते हुए युवा मास्टर तेजी से पीछे हटता है, अपने विरोधियों के सामने रुक जाता है। बिना समय बर्बाद किए जूनिया ने फिर से उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया और स्वीकार किया कि वह अफवाहों से कहीं ज्यादा तेज है। अगर वह प्रो बन जाता तो ट्रैक और फील्ड में अपना दबदबा बना सकता था। उसका साथी नायक को भागने से रोकता है, यहां तक कि वह भी स्थिति को लेकर थोड़ा घबरा जाता है। जूनो पूछता है कि क्या लचीलापन युवा मास्टर की सफलता का रहस्य है। जल्दी से हमलों की एक उन्मत्त श्रृंखला शुरू करना। ता को एहसास होता है कि वे मजबूत हैं, उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जिनसे उसने बाहर लड़ाई की थी। हालांकि अगर वह चोट के लिए नहीं होता तो वह बिना किसी समस्या के उनसे लड़ने में सक्षम हो सकता था। ये देखते हुए कि चांग ने अपनी सुरक्षा कम कर दी है और यह गार्ड जंपसू के आने से पहले एकमात्र मौका हो सकता है। इसके अलावा अगर उसके बगल में बैठी महिला डीन है तो कमरे में 3 गार्ड हैं, फिर भी बैठक में 4 सदस्य थे। अप्रत्याशित रूप से उसके विचार बाधित होते हैं क्योंकि जूनो उस पर हमला करने की तैयारी करता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की पुतली में प्रतिबिंब के लिए धन्यवाद। ताहा चौथे गार्ड को पहचानता है। यामेन एक तलवार पकड़े हुए था जो उसे पीछे से मारने की तैयारी कर रहा था। उन दोनों को आश्चर्य हुआ, वह दोनों के बीच से गायब हो गया। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। जमीन पर घुटने टेकते हुए नायक को एहसास होता है कि यह आखिरी होगा। लड़का जूनो को दोषी ठहराते हुए प्रतिबिंबित होने की शिकायत करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि अगर यह इतना आसान होता तो लड़का पहले ही मर चुका होता। अपने हथियारों को फिर से लोड करते हुए जोनक कहता है कि वह मुश्किल से कल्पना कर सकता है कि अगर वे उस आदमी को मार देते हैं तो उन्हें कितना बोनस मिलेगा। इसलिए वह और चश्मा पहने गार्ड दोनों हत्यारे पर गोली चलाने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। उस स्थिति को देखकर शान जोर से कहता है कि एक ऐसी लड़ाई का अनुसरण करना कठिन है जिसमें दूरी और नजदीकी लड़ाई दोनों शामिल हैं। यह देखते हुए कि उन्हें विशेष रूप से उसे हराने के लिए प्रशिक्षित किया गया था क्योंकि उसकी अमानवीय गति की अफवाहें इंटरपोल के माध्यम से फैली हुई थीं। यह स्वीकार करते हुए कि उसने उसे एक बम से मारने के बारे में भी सोचा था कि युद्ध में उसकी मृत्यु की कहानी उसे अधिक प्रसिद्धि दिलाएगी। जूनो खुद को लड़के के सामने रखता है, उसे भागने से रोकने का इरादा रखता है। जॉनी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना तेज है। अब सब खत्म हो गया है क्योंकि ताहा को घेर लिया गया है। इसके साथ ही गार्ड एक वार करने की कोशिश करने के लिए अपने पीतल के पो का उपयोग करता है। नायक के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, वह केवल अपने ऊपर हो रहे हमले को देख रहा था। उसका चचेरा भाई उसे शो के लिए धन्यवाद देता है और बुरी तरह मुस्कुराता है। दुश्मन की मुट्ठी से मारे जाने के बाद वह दीवार से टकरा जाता है, जिससे दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। 4 साल पहले की बात याद आती है। रेजिना उसे डांट रही थी और पूछ रही थी कि यह क्या बकवास है। उसने कहा कि उसने उसे देशद्रोही का ख्याल रखने के लिए कहा था, दीवारों के लिए पैसे के तौर पर उसका इस्तेमाल न करने के लिए। यहां तक कि उसे यह दृश्य देखकर उल्टी भी आ गई। फिर भी चिल्लाते हुए महिला कहती है कि उसकी गति के साथ वह चुपचाप ये कर सकता था। उस दिन को याद करते हुए जब उन्होंने उसे बचाया था, वह कहती है कि वह उसके गुस्से को समझती है क्योंकि लोरेंजो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। किसी को इस तरह से मारना केवल बदला लेने की प्यास को ही भड़काएगा। यही कारण है कि सेर्नो परिवार के लिए उसके गुरु और प्रवक्ता के रूप में रेजिना उसे फिर कभी ऐसा कुछ न करने के लिए कहती है। हालांकि नायक खुश या पश्चाताप में नहीं लग रहा था। फिर भी वह कहता है कि इस तरह से लोग कभी नहीं भूलेंगे। उलझन में वह पूछती है कि ताहा किस बारे में बात कर रहा है। वह समझाता है कि अगर वे चुपचाप देशद्रोहियों को मार देते हैं तो उनकी मौत उदाहरण के तौर पर काम नहीं आएगी, ये कहते हुए कि सभी को ये जानने की जरूरत है कि अगर वे परिवार को धोखा देते हैं तो उनका क्या इंतजार है। अफवाहों को अतिरंजित और विकृत तरीकों से फैलाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे देशद्रोहियों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि अन्यथा ये हमेशा एक अंतहीन लड़ाई होगी। महिला पूछती है कि क्या उसने और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए हिंसक मौत का रास्ता चुना। वह जहां खड़ा था उसके अलावा उसके आसपास की हर चीज खून से सना हुआ था। वह कहती है कि खून की नदी के बीच में खड़े एक लड़के के चेहरे पर एक भी बूंद के बिना ऐसी बात आना बेतुकी बात है। अपने विचारों को बीच में रोकते हुए
रेजिना कहती है कि जाहिर तौर पर एक हत्यारा होना वास्तव में उसे शोभा नहीं देता। वर्तमान क्षण पर वापस आते हैं। जूनो के सीने के बीच में एक चमक दिखाई देने पर वह स्तब्ध रह जाता है। वह व्यक्ति खून की खांसी करने लगता है जबकि वह चमक चमकती रहती है। यहां तक कि शियोंग और उसके अंगरक्षक भी इससे हैरान हैं। नायक ने उस व्यक्ति को बेरहमी से काटा था। धमकी भरे अंदाज में वह अपने दूसरे विरोधियों का सामना करता है। भयभीत, यामन जल्दी से अपना हथियार दिखाता है। हालांकि एक पल में उसकी आंख में छेद हो जाता है। मारे जाने के बाद आदमी खुद को स्वीकार करता है कि उन्होंने इस आदमी को कम आंका था। अपनी गति के अलावा वह मजबूत है। इसके अलावा जिन्होंने वास्तव में उसके कौशल को देखा, वे कभी यह बताने के लिए जीवित नहीं रहे कि वे किस तरह के थे। लड़ते रहने की सारी क्षमता दिखाने के बावजूद ताओ और भी अधिक घायल हो गया था और उसके घाव और भी खराब हो रहे थे। जुनियोग हताश था। किसी ने उसे नहीं बताया था कि उसकी ताकत इतनी बड़ी थी। हालांकि जुनो प्रकट होता है और महिला को पुकारता है, उसे मास्टर को बाहर ले जाने के लिए कहता है। दावा करता है कि वह जल्द ही उसका पीछा करेगा। ये देखकर कि लड़का हैरान है। ये देखते हुए कि उसका चचेरा भाई भागने की कोशिश कर रहा है। वह उस आदमी का नाम चिल्लाता है, जुमियो के दोनों हथियारों को काटता है और लिफ्ट की ओर भागता है। क्या हो रहा है ये देखने के लिए वह अपना सिर बाहर झुकाता है। बेकाबू गुस्से के साथ ता ये जानने की मांग करता है कि जब उनका गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है तो उसे क्या लगता है कि वह कहां जा रहा है। हालांकि प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करके जुनो खड़ा था, जो युवा मास्टर का अभिवादन करता है। ताहात को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक वहां आ गए हैं। फिर भी लड़का आगे बढ़ता है और मांग करता है कि वह उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आदमी एक ही हाथ से दोनों ब्लेड को रोक देता है। उसे मुक्का मारने की तैयारी करते हुए बूढ़ा आदमी देखता है कि लड़का बहुत बड़ा हो गया है और मानता है कि वह प्रभावित है। इसके साथ ही आदमी नायक के शरीर पर कई वार करता है। ताया की लगभग सभी पसलियां टूट जाती हैं। नतीजतन ती को हुए नुकसान से खून बहने लगता है। अपने हाथ से ब्लेड को कुचलते हुए जुनो घोषणा करता है कि दुर्भाग्य से यह उसका अंत होगा। उसी स्थान पर मुक्का मारते हुए वह हत्यारे के शरीर को उड़ा देता है। हालांकि बूढ़ा आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। अपने अधीनस्थ को देखते हुए वह जानगो को उठने का आदेश देता है और कहता है कि वह जानता है कि वह ठीक है। घबराहट में वह स्वीकार करता है कि उसे लगा कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि इमारत जल्द ही फट जाएगी और उसे अपने साथी को पकड़कर चले जाने के लिए कहता है। जमीन पर पड़ा नायक था, जो मरा हुआ लग रहा था। छत पर पहुंचकर राष्ट्रपति का अंगरक्षक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। जंग पूछता है कि क्या उसने काम पूरा कर लिया है। आदमी पुष्टि करता है और कहता है कि जैसे ही वे उड़ान भरेंगे वह इमारत को उड़ा देगा। जूनसू कहता है कि वह उड़ान भरने की तैयारियों को संभाल लेगा, लेकिन आदमी उसे बस दरवाजा खुला रखने और उन्हें हवा में उड़ाने के लिए कहता है। अपना हेडसेट लगाते हुए अंगरक्षक चेतावनी देता है कि वे सीधे हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे, इसलिए वह दरवाजा बंद करने का सुझाव देता है। हालांकि मनोरोगी जोर देकर कहता है कि उसे इसे देखने की जरूरत है। दावा करता है कि उसने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि चोंग दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वह शांति से देखता है और मुस्कुराता है, कोसता है और कहता है कि उसे हमेशा से उस घर से नफरत थी। जब वह शिकायत करता है कि उसका परिवार कितना परेशान करने वाला और पाखंडी था, तो डैन और जुनो एक दूसरे को देखते हैं। अचानक पागल आदमी को याद आता है कि नायक ने कहा था कि उनके बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुस्कुराते हुए वो उसे एक गरीब बच्चा कहता है। आखिरकार वह अपने बदला लेने के लिए जी रहा था और उसी भाग्य का सामना कर रहा था। वह पूछता है कि क्या वे जानते थे कि परिवार शब्द लैटिन परिवार से आया है, जिसका अर्थ है गुलाम। अपने हाथों में डेटोनेटर पकड़े हुए वह सभी से यह देखने के लिए कहता है कि वह अब से चिन्हों को कैसे बदल देगा, उन गुप्त बैठकों की हवेली को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अंदर तायहाओ फर्श पर बेहोश पड़ा था। अभी भी हैरान, वह समझता है कि आवाज हेलीकॉप्टर से आ रही है और मानता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अपना विचार बदलते हुए वह घोषणा करता है कि अभी भी समय है। इस बीच चोंग विस्फोट देखता है। डेटोनेटर नीचे फेंकते हुए उन्होंने कहा कि वे वास्तव में धमाके के साथ सब कुछ समाप्त करते हैं। जैसे ही नायक आग की लपटों के बीच कूदता है, पागल कहता है कि वह थोड़ी देर लेट जाएगा क्योंकि बहुत गर्मी है। अपने अधीनस्थों को सीधे मुख्यालय जाने का आदेश देता है, लेकिन टीए उस पर चाकू से हमला करता है। हालांकि वह केवल अपने बछड़े को मारने में कामयाब होता है।
उसका चचेरा भाई दर्द से चीखना शुरू कर देता है। स्थिति से घबराकर दोनों गार्ड उठ खड़े होते हैं। गुस्से में उसका चचेरा भाई उसे एक कीड़ा कहता है और जानना चाहता है कि वह क्या कर रहा है। नायक पूछता है कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि इतने सारे परिवारों को नष्ट करने के बाद वह बच सकता है। क्योंकि वह चाकू से लटका हुआ है, उसका वजन चोम के पैर को और भी अधिक फाड़ देता है। जैसे ही खून बहता है, टीए कहता है कि वह उसे मार देगा चाहे कुछ भी हो। डियान अपना हथियार पकड़ लेती है और अपने मालिक से पीछे हटने के लिए कहती है। हालांकि पागल पिस्तौल ले लेता है और कहता है कि वह इसे खुद करेगा। अपने चचेरे भाई पर बंदूक तानते वह उसे ठग कहता है और लड़के को मरने के लिए कहता है। जैसे ही वह गिरता है, तायान घातक गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है, हालांकि उसे कहीं और चोट लगती है। नतीजतन वह मुक्त रूप से गिर जाता है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद उसका अंगरक्षक अस्पताल को फोन करता है, रिपोर्ट करता है कि उनके पास एक आपातकालीन स्थिति है। नायक एक बेतुकी ऊंचाई से गिर रहा था। सौभाग्य से वह एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। फिर भी वह घर की दीवार से अपनी पीठ टकराता है। फिर वह एक ट्रक पर गिरता है जो एक नाले के पास लुढ़क रहा होता है। साइकिल से गुजरने वाला कोई व्यक्ति यह दृश्य देखता है। वह व्यक्ति रुक जाता है और उसकी ओर देखता है। यह उन पीड़ितों में से एक था जिन्हें ताहा ने पहले सुरक्षा कंपनी से बचाया था। उस व्यक्ति ने देखा कि यह वही व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था। उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह बहुत देर से पहुंचा था। लेकिन फिर उसे मदद के लिए एक गुहार सुनाई देती है। फिर से ताहा की दिशा में देखते हुए वह अधिक ध्यान से देखने की कोशिश करता है। नायक मदद मांग रहा था, मुश्किल से होश में रह पा रहा था। बहुत घायल होने के बावजूद वह कहता रहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है और मदद के लिए गुहार लगाता रहा। मैसेजिंग ऐप पर किसी ने 11 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा था। उस व्यक्ति ने बैकअप मांगा था, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति ने 3 बार ब्रीथेलाइजर टेस्ट से इनकार कर दिया था और वह लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि वह कांग्रेसमैन किम है। वह व्यक्ति कुछ टाइप कर रहा था और पूर्व निदेशक किम द्वारा पुलिस को धमकाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का ऑडियो सुन रहा था। उसने किसी से पूछा कि क्या वह आवाज और नाम पर्याप्त स्पष्ट है। उस व्यक्ति ने पूछा कि उस समय निर्देशक कहाँ था। युवक ने उत्तर दिया कि वह शायद पुलिस स्टेशन में बयान देने गया होगा और जल्द ही घर चला जाएगा। उसका साथी थोड़ा हिचकिचा रहा था, इसलिए उस व्यक्ति ने 200 की पेशकश की और पूछा कि क्या यह बहुमत वाली पार्टी से एक बड़ी राशि पकड़ने के लिए पर्याप्त है। कुछ समय के लिए केवल सूचना ये थी कि दूसरा व्यक्ति टाइप कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि काउंटर ऑफर 30 था। स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत निराश थे और दावा कर रहे थे कि इसकी कीमत कहीं अधिक है। हालांकि खरीदार ने कहा कि अभी चुनाव का मौसम भी नहीं था, इसलिए उन बूढ़े लोगों की किसी को परवाह नहीं थी। उस आदमी ने कहा कि ऐसा लगता है कि खरीदार को मौजूदा बाजार की समझ नहीं है। उसने समझाया कि एक आम आदमी की कीमत 1x होती है, एक सेलिब्रिटी की कीमत 10x। लेकिन अगर वह चियांगों से संबंधित कोई व्यक्ति होता तो उसकी कीमत 1000 गुना ज्यादा होती। गहरी सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि सब कुछ चीनू के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ समय बाद रेडियो ने एक टावर पर दुर्घटना की सूचना दी। उस सूचना में कोई दिलचस्पी न होने के कारण उस आदमी ने रेडियो बंद कर दिया। वह जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सड़क पर जाने के बजाय वह एक रेस्तरां में था। मालिक पहले से ही दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। महिला ने लड़के को चेतावनी दी कि अगर वह वहां रुका तो उसे देर हो जाएगी। लड़के ने कहा कि वह ठीक है और अगर वह स्केटबोर्ड से जाएगा तो समय पर पहुंच जाएगा। इसलिए उसने उसे कुछ खाने के लिए कहा। हालांकि अगर वह ऐसा करता है तो वह वास्तव में देर हो जाएगी। अचानक कोई प्रकट हुआ और बोला कि इस शेफ को खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। एक आदमी आया और बोला कि मालिक को यह जगह बेच देनी चाहिए, इससे पहले कि वे विनम्र होना बंद कर दें। बॉक्सो ने लड़के से पूछा कि क्या वह उससे सहमत है। महिला ने पूछा कि क्या वे सुबह से ही पैसे इकट्ठा करने के लिए वहां थे, दावा करते हुए कि अपराधी वास्तव में व्यस्त रहना जानते हैं। उसने लड़के से कहा कि चिंता न करे और स्कूल जाए, ये कहते हुए कि वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा। भले ही वह चिढ़ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। चाकू पकड़ते हुए ठग ने कहा कि उसे इतनी जल्दी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, दावा करते हुए कि वह पहले ही 2 महीने लेट हो चुकी है। उस आदमी ने महिला से कहा कि वह इमारत बेच दे और जितना हो सके उतना इकट्ठा कर ले, ये कहते हुए कि उनके हित एक जैसे हैं। वह कहती है कि वह उस जगह को कभी भी टुकड़ों के लिए नहीं बेचेगी। उसने उससे कहा कि वापस आने से पहले कम से कम बुनियादी अंकगणित सीख ले। इस बीच बच्चा अपने स्टेशन पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इस सब से थककर वह बस आहें भर रहा था
ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। उसने स्वीकार किया कि उसके जिले में पुनर्विकास को लेकर झगड़े नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। शेनो और ओजान जैसे समूहों के बीच विवादों के कारण यह एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र बन गया था, जो एक अराजक भूमि में बदल गया था जहां छोटे छोटे गिरोह वहां रहने वाले लोगों का शोषण करने की कोशिश करते थे। उसके और उस महिला जैसे लोगों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वापस लौटने पर रेस्तरां मालिक के चेहरे पर कई चोटें थीं। फिर भी उसने उसे केवल टेबल साफ करने के लिए कहा। चिंतित होकर उसने उससे पूछा कि उसके चेहरे पर क्या हुआ। एक ग्राहक ने बताया कि उसने कुछ यात्री लोगों को पहले जाते हुए देखा था, जो स्पष्ट रूप से परेशान थे। उस आदमी ने कहा कि वे शायद लोगों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि वे अपनी इमारतों को पुनर्विकास के लिए बेच दें। उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा और बच्चे से कहा कि वह अपना बैग दुकान के पीछे रख दे। लड़के ने उसके कहे अनुसार किया, लेकिन गुस्से में सब कुछ एक तरफ फेंक दिया। निराश होकर लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे वाकई कुछ करने की जरूरत है। उसे याद आया कि उसके पिता के मरने से पहले डॉक्टर यांग सूक उसकी एक करीबी दोस्त थी। वह एक बार मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर थी, लेकिन ओजन गिरोह के साथ उसका रास्ता बदल गया। फिर भी उसने उसका ख्याल रखा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे रेस्तरां के साथ हुआ था। भले ही उसका खाना अच्छा हो और पकवान हमेशा अच्छी तरह से बनाया गया हो, उसके विचारों को बाधित करना और उसके दिमाग में विचार आया। उसे याद आया कि उस आदमी ने उसे फोन पर क्या बताया था। आखिरकार चिमो समूह का कोई व्यक्ति सामान्य मूल्य से 1000 गुना अधिक मूल्यवान था। इसलिए लड़के ने उसे फिर से संदेश भेजा। लड़के ने पूछा कि क्या उसके पास कोई खबर है। भले ही वह घबराया हुआ था, लेकिन लड़के ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। कुछ तस्वीरें भेजी जो उसकी कहानी को साबित करती थीं, दावा करते हुए कि चिन्मो के निर्देशकों में से एक, जुहाक, महिलाओं की नेता मियो के साथ संबंध बना रहा था। अभी भी बहुत डरा हुआ, वह खरीदार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। पूरी तरह से समझ में नहीं आने पर लड़के ने पूछा कि लड़का उस जानकारी से क्या चाहता है, लेकिन जल्दी से पहले बताए गए मूल्यों को याद कर लिया। अगला दिन धूप वाला शनिवार था। सूट पहने कुछ आदमी उसके पास आए और पूछा कि क्या वह ग्रे है। उसने पुष्टि की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़के ने उसके पेट पर मुक्का मारा, उसे बेहोश कर दिया और उसे वैन में ले गया। जब उसे ले जाया जा रहा था, ग्रे को आखिरकार समझ में आया कि उन्होंने इतना पैसा क्यों दिया। आखिरकार यह सिर्फ एक प्रलोभन था। लड़के को बांधकर सुरक्षा कंपनी के दफ्तर के अंदर बैठा दिया गया था। नेता ने कहा कि पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ एक परेशान करने वाला मुखबिर है, लेकिन असल में वह बच्चा बहुत अच्छा था। उसने पूछा कि उसे वे तस्वीरें कहां से मिलीं, ये सोचकर कि क्या उसके पिता ने मरने से पहले उन्हें छिपा दिया था। उस लड़के ने पूछा कि क्या वह बच्चा जिंगू का बेटा था, जो ची और गो की रिपोर्ट करने वाले लोगों में से एक था। ये देखकर ग्रे ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अपनी घड़ी उतारते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे यह मजेदार लगा। फिर उसने लड़के के चेहरे पर मुक्का मारा और पूछा कि क्या यह भी मजेदार था। उसे मारते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या उसके पास ऐसी और भी फाइलें हैं। लड़के को और ज्यादा चोट पहुंचाते हुए, उसे जमीन पर पटकते हुए और उसे लगातार कोसते हुए। फिर भी ग्रे अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसता रहा। हंसते हुए उसने कहा कि बूढ़ा आदमी कूड़े के एक टुकड़े की तरह लग रहा था जिसे उसने शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया था, दावा करते हुए कि अगर उसके पास और होता तो वह उन्हें पहले ही बेच चुका होता। मोटे आदमी ने अपने आदमियों को हथौड़ा लाने का आदेश दिया। आदमी ने लड़के के सारे दांत उखाड़ने की धमकी दी जब तक कि वह यह न समझ जाए कि यह कोई खेल नहीं है। लेकिन सौभाग्य से उसके लिए एक गार्ड ने बूढ़े आदमी को बुलाया। उसके अधीनस्थ ने बताया कि एक केंद्रीय प्रेषण आदेश अभी आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक आपातकालीन बैठक के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। खड़े होकर वह कहता है कि अगर यह वास्तव में एक स्तर की प्राथमिकता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अभी जाना चाहिए। इसलिए वह उन्हें लड़के के मुंह पर टेप लगाने और उसे कमरे में बंद करने का आदेश देता है। उसे अंदर धकेलते हुए मोटा आदमी कहता है कि वह इसे बाद में खत्म करने के लिए वापस आएगा। अंदर पहले से ही एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला थी। अभी भी फर्श पर वह कहता है कि उसका पिता मूर्ख था। न्याय की अपनी हास्यास्पद भावना से प्रेरित होकर उसने चियांगो को उजागर करने की कोशिश भी नहीं की। वह अपनी मां के साथ एक कार दुर्घटना में मर गया और इसके बजाय उसे बस छिप जाना चाहिए था और उनके लिए काम करते हुए एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए था। चाहे उसके पिता के पास कितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों न हो, जब तक वह रक्षाहीन रहेगा, ये सब व्यर्थ होगा। हालांकि उन्हें गार्डों द्वारा ये पूछते हुए सुना जाता है कि वह व्यक्ति कौन था।
अचानक गोलियों की आवाज और चीखें एक साथ मिल जाती हैं। यहां तक कि नेता भी घबरा जाता है, अपने आदमियों से चिल्लाता है कि वे घुसपैठिए को मार डालें। हर कोई घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अचानक उनके सामने का बड़ा दरवाजा खुल जाता है। नायक उन्हें एक चाकू थमाता है और कहता है कि वे इसका इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाएं और वहां से निकल जाएं। फिर वह उन्हें आश्वस्त करता है कि तीनों में से किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा। वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। वे मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हुए जाने लगे। तभी लड़के ने आखिरी बार अपने पीछे और इधर उधर देखा। शवों को देखते हुए ग्रे को आश्चर्य होता है कि क्या उस आदमी ने यह सब अकेले ही किया है। कुछ समय बाद वह अंततः घर लौट आता है। यांग सूक पूछती है कि उसके चेहरे पर क्या हुआ और वह इतने समय तक कहां था। वह और भी परेशान हो जाती है और उससे स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन ग्रेस कहती है कि कुछ नहीं हुआ। एक लड़की मुस्कुराहट के साथ उसे चिंता न करने के लिए कहती है। लड़का अपने कमरे में चला जाता है। महिला उसे देखती है, स्पष्ट रूप से चिंतित है। जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश करता है, वह फर्श पर गिर जाता है। अभी भी सहमा हुआ लड़का सोचता है कि क्या यह ओजांग गिरोह था जिसने उस आदमी को वहां भेजा था। आखिरकार उनके पास बंदूकें थीं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें सिर्फ 2 चाकुओं से मार डाला, जैसे कि इससे कोई फर्क ही न पड़े। कुछ खोजने के लिए अपना दराज खोलते समय लड़का सोचता रहता है कि क्या उस आदमी को किसी ने भेजा है। दराज बंद करते हुए उसे लगता है कि इस सब के पीछे कुछ और हो सकता है। उसे संदेह है कि यह बदला लेने की साजिश हो सकती है। उसे वह क्षण याद है जब विभागाध्यक्ष ने उसके पिता का जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या उसके पास चिएनु से संबंधित और भी फाइलें हैं। लड़का स्वीकार करता है कि चाहे जानकारी कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, जब तक आपके पास उसका उपयोग करने की शक्ति न हो, तब तक वह बेकार है। जैसे ही वह फाइलों तक पहुंचता है, ग्रे कहता है कि उसे शक्ति की आवश्यकता है। आदमी कहता है कि उसे केवल उसके चेहरे से उन फोल्डरों में ढूंढना व्यावहारिक रूप से असंभव है, लेकिन उसे एक अधीनस्थ द्वारा कही गई बात याद है जब उसने एक आपातकालीन बैठक का जिक्र किया था। इसके साथ ही उन्हें चियानु भागीदारी निर्देश तक पहुंचने के लिए लेवल 1 प्राथमिकता कोड याद आ गया। ये देखकर कि यह उनके पिता के फोल्डरों में भी दर्ज था, उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरकार यह मिल गया। इसमें कहा गया था कि किसी महत्वपूर्ण घटना की स्थिति में कार्यकारी सदस्य बग माउंटेन एनेक्स में बैठक शुरू करेंगे। हालांकि इतनी सारी जानकारी के बावजूद वास्तविक स्थान प्रदान नहीं किया गया। हार मानते हुए ग्रे ने कहा कि उसे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। वह उस आदमी को जानता भी नहीं है। फिर भी वह कहता है कि हर कोई जो चियांगों पर विचार करता है, वे बदले में उस पर विचार नहीं करते। पुलिस रेडियो पर ताहा द्वारा किए जा रहे नरसंहार की रिपोर्ट कई पुष्ट पीड़ितों के साथ की गई है। नुकसान की सीमा अज्ञात है, लेकिन यह पुष्टि की गई है कि हवेली का इस्तेमाल चिंगू अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से किया जाता था। उठते हुए लड़के को एहसास होता है कि यह केवल वही आदमी हो सकता है, इसलिए वह वहां जाने का फैसला करता है। अपनी बाइक पकड़ता है और आधी रात को निकल जाता है, भले ही वह नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, नहीं यह सब करने का उसका कारण। इस समय उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय यही है कि वह वहां जाए। तभी उसने किसी को हेलीकॉप्टर से लटकते देखा। गोलियों की आवाज और चीख पुकार सुनकर लड़का उस दिशा में गया जहां वह व्यक्ति गिरा हुआ हो सकता था, लेकिन उसे उस हालत में देखकर उसे लगा कि वह व्यक्ति मर चुका है। उसके हाथों में ब्लेड देखकर और उसकी मदद के लिए पुकार सुनकर वह अपना चेहरा नहीं भूलता और कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्रे उसकी इच्छा शक्ति देखकर हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद वह अपनी दत्तक मां के लिए चिल्लाता हुआ घर पहुंचता है। हमेशा की तरह वह काम कर रही थी। घबराई हुई महिला पूछती है कि वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ। हताश होकर लड़का यांग सुक से उस व्यक्ति को बचाने की विनती करता है। समय बीतता है। नायक पहले से ही बेहतर है और पूछता है कि वह कौन है और उसे क्यों बचाया गया। ग्रे अपना परिचय देता है और कहता है कि वह जानकारी खरीदता और बेचता है। दावा करता है कि वह हाल ही में कुछ खास खोज रहा था और कहता है कि उसे अपने जैसा कोई व्यक्ति मिलने की उम्मीद है। उसके शब्दों पर संदेह करते हुए नायक पूछता है कि क्या उसके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में डेटा ब्रोकर हो सकता है। लड़का कहता है कि वह एक थोक सूचना डीलर की तरह है जो हमेशा अपने ग्राहकों को बेहतरीन जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा उनके मुख्य ग्राहक अन्य सूचना व्यापारी और युवाओं का वित्तीय क्षेत्र है। वह बताते हैं कि वह चिमो के जाल में फंसने के बाद लगभग मर गए थे। उन्हें लगा कि वह एक साथी मुखबिर से मिलने वाले थे। ताहा पूछता है कि क्या लड़का उस दिन के बंधकों में से एक था, यह सोचकर कि क्या वह उसे एक बार देखने के बाद भी पहचान पाया था। ग्रे ने पुष्टि की कि उसने पहचाना था
और कहा कि वह सबसे कम उम्र के डेटा ब्रोकर या ऐसा कुछ का पुरस्कार जीतना चाहता है। इसके साथ ही नायक लड़के के पास मौजूद चीज को देखते हुए इधर उधर देखना शुरू कर देता है। फिर वह पूछता है कि वह कितने दिनों से वहां है, और लड़का उसे बताता है कि 4 दिन हो गए हैं। आदमी सोचता है कि क्या वह वास्तव में इतने लंबे समय तक सोया था। फिर भी वह ग्रे को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये कथित ब्रोकर उसके लिए किसी को ढूंढ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह झांसा दे रहा था, ये कहते हुए कि उसे ढूंढना ही काफी कठिन था और इसके लिए उसे दूसरे ब्रोकर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसी को ढूंढने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और सबसे बढ़कर वह उसे बचाने के बदले में कुछ मांगना चाहता है क्योंकि उसने चिकित्सा व्यय पर बहुत खर्च किया है। बाकी सबको अनदेखा करते हुए नायक पूछता है कि क्या लड़का ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। ग्रे पूछता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह आदमी क्या करेगा। हालांकि टेम्पा बस अपनी पीठ फेर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं। अपनी जैकेट को पकड़ते हुए वह लड़के को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वह उसे मिटा देगा। लड़का पूछता है कि क्या वह वाकई ऐसे ही जा रहा है, लेकिन नायक कहता है कि उसे अभी भी कुछ मामलों का ध्यान रखना है। अंतिम सलाह के रूप में वह लड़के से कहता है कि वह हस्तक्षेप न करे या उसे रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि यह सिर्फ एक अपहरण के साथ खत्म नहीं होगा। डरे हुए ग्रे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि जाहिर तौर पर चीजें ऐसे ही काम करती हैं। लड़के के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसे सुअर के मांस की तेज गंध आती है और वह सोचता है कि क्या वह जगह कोई रेस्टोरेंट है। ताहा को आश्चर्यचकित करते हुए यांगुक कहती है कि लड़के को अभी तक नहीं उठना चाहिए था। वह कहती है कि उसे 22 कैलिबर की गोलियां लगी थीं, जिससे उसे टांके लगाना संभव हो गया, लेकिन उसके फ्रैक्चर को स्थिर नहीं रखा जा सका। अगर कोई डॉक्टर फिर से उसकी मदद भी करता है तो भी वह खो जाएगा। विनम्रतापूर्वक उसका धन्यवाद करते हुए नायक कहता है कि वह डॉक्टर ही होगी जिसने उसे बचाया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मरम्मत करेगा। लेकिन वह कहती है कि वह डॉक्टर नहीं है, दावा करती है कि वह एक जीबीएपी रेस्टोरेंट की मालिक है और उससे कहती है कि अगर उसके टांके खुल जाएं तो वह वहां दोबारा न आए। इसलिए नायक बाहर चला जाता है। इधर उधर देखते हुए वह सोचता है कि क्या यह कोई बाजार है। इन बातों को नजरअंदाज करते हुए ताओप एक फोन उठाता है। फोन उठाते हुए वह कहता है कि यह उसका फोन नहीं है। ग्रे बताता है कि उसका फोन टूटा हुआ है और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता वह उसे रख सकता है। वह कहता है कि उसकी जेब में ईयरबड्स वाला एक बॉक्स भी होना चाहिए और नायक से उनका इस्तेमाल करने के लिए कहता है। डिवाइस को उसके आकार से आश्चर्यचकित करने के लिए लेते हुए बच्चा बैटरी कनेक्शन के बारे में बताता है और मिक ये भी चेतावनी देता है कि शर्ट का पहला बटन एक कैमरा है। नायक कहता है कि वह बहुत स्पष्ट था, दावा करता है कि अगर वह उसके साथ शामिल होता है तो लड़का मर जाएगा। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए लड़का पूछता है कि वह चिन्हवु परिवार को क्यों खत्म कर रहा है। बच्चा उससे पूछता है कि आखिरकार उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, भले ही कोरिया एक गड़बड़ है, ऐसा कुछ अनदेखा नहीं किया जाएगा। ये जानते हुए भी कि बच्चा बताता है कि उस पड़ोस में पुनर्विकास अधिकार हासिल करने के लिए ओजान और चिएनु के बीच बहुत सारे सत्ता संघर्ष हैं। दो गिरोहों के उस क्षेत्र के करीब आने के अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जो जीवन को कठिन बना रहे हैं। फिर भी चूंकि नायक की समस्या अधिक जरूरी लगती है, इसलिए वह मदद करेगा, लेकिन बदले में वह भविष्य में मदद चाहता है। जब तक सब कुछ हल नहीं हो जाता वे संपर्क नहीं खो सकते। लेकिन ताई ने मना कर दिया, उसे चियांगो को सौंपने की अनुमति दी। जाहिर है आदमी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि वह कहता है कि वह देखना चाहता है कि एक बदमाश किस चीज से बना होता है। कुछ समय बाद वह पहले से ही एक व्यस्त क्षेत्र से गुजर रहा है, एक फैंसी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है। ता एक तरह के बैंक में गया था जहां उसका एक निजी तिजोरी थी। वहां वह कुछ खोजने के लिए एक दराज खोलता है। ग्रे स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता था कि सू में ऐसी कोई कंपनी मौजूद है और पूछता है कि क्या उन्हें इसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन नायक बताता है कि ये कंपनियां विश्वास के आधार पर काम करती हैं, इसलिए वे कभी भी अन्य व्यवसायों के साथ सौदे करने पर विचार नहीं करेंगे। वह कहता है कि लोग आमतौर पर गहने या पाप छिपाने के लिए वहां जाते हैं, जिससे यह सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है। ये देखकर लड़के को एहसास होता है कि यह लड़का जाहिर तौर पर अंडरकवर होने के लिए तैयार है। वह ताई की हरकतों को देखते हुए सोच में पड़ जाता है, उलझन में, क्योंकि हत्यारे के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था और एक चाकू पर्याप्त नहीं होगा। पसीने की कई बूंदें फर्श पर गिरने लगती हैं। उसका शरीर भारी होता जा रहा था, जिससे तटस्थ चेहरा बनाए रखना मुश्किल हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे चाकू मारा जा रहा हो।
वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा तब होता था जब रे जून उसे पीटता था। नायक पूछता है कि क्या लड़के को वह आदमी मिल गया जिसे खोजने के लिए उसने कहा था। वह पूछता है कि क्या नाइट मूव कंपनी का सीईओ पिजोंग वह दलाल है जिसने उसे कोरिया में प्रवेश करने में मदद की। जाहिर है उसने यूरोप में काम किया, क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और अब चीन जाने के लिए तस्करी करने वाले जहाज की तलाश कर रहा है।